चलिए तो अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के पहले थोड़ा सा पुराना एक फ्लैशबैक में चीजें देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले अरब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया और भारत में इस्लाम धर्म का अभ्युदय कराया। लेकिन इस्लामिक संस्कृति को या इस्लामिक साम्राज्य को स्थापित करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तुर्कों ने। और तुर्कों की फहरिस्त की यदि हम बात करें तो वो सुबुक्तगीन से शुरू हो जाती है, क्योंकि सुबुक्तगीन पहला तुर्की व्यक्ति है जो भारत में अटैक करता है हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध। इसी के बाद जब सुबुक्तगीन की डेथ होगी तो हिंदुस्तान में 17 बार आक्रमणों की परंपरा को कंफर्म करेगा, ऐसा हेनरी इलियट कहता है, महमूद गजनवी। लेकिन मोहम्मद गौरी जो हिंदुस्तान पर अटैक करेगा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने के लिए, और आपको भी पता है कि तराइन सेकंड की लड़ाई को जीतकर जो मोहम्मद गौरी है वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख देते हैं, ये मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने मालिक की सरपरस्ती में, मतलब मोहम्मद गौरी की सरपरस्ती में हिंदुस्तानी विजित प्रदेशों की देखरेख करता है। लेकिन जब 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ होती है तो फिर हिंदुस्तानी विजित प्रदेशों की देखरेख का पूरा जिम्मा जो है वो अपने हाथों में ले लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस तरह से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। और यही गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश है। तो यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किससे होती है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो यदि आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है और दिल्ली सल्तनत को समझना है तो सबसे पहले आपको यहां समझना होगा कि ये 5 जो राजवंश आपको दिख रहे हैं, ये 5 राजवंशों ने 320 साल हुकूमत करी है दिल्ली सल्तनत में। और यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 320 साल के पैरामीटर में ये 5 जो वंश हैं, जिसमें से सबसे पहला वंश है दिल्ली सल्तनत में जिसे कहते हैं हम गुलाम वंश। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है, और इस वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे ये चीज। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गुलाम वंश को ममलूक वंश क्यों कहते हैं, ममलूक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान है। मतलब गुलाम वंश के ज्यादातर शासक जो हैं वो शुरुआत से ही गुलाम नहीं थे, माता पिता उनके स्वतंत्र थे, लेकिन उनकी औलादें जो हैं वो गुलाम थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलाम वंश कब से कब तक रूल करता है, तो 1206 से 1290 तक, मतलब 84 साल दिल्ली सल्तनत पे सरवाइव करता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश जो है वो सत्तारूढ़ होता है, और खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो हैं वो खिलजी वंश के संस्थापक हैं। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है, लेकिन खिलजी वंश में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो शख्सियत है उसे हम अली गुस्सार्फ या अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। और यही गुलाम वंश के बाद आने वाला जो खिलजी राजवंश है, इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया है, या इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक रूल किया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 30 साल सबसे कम समय तक रूल दिल्ली सल्तनत में किसने किया है, आंसर है खिलजी राजवंश ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन दिल्ली सल्तनत में किसने किया है, तो सबसे लंबे समय तक शासन दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के 8 सुल्तानों ने किया है, जिसमें से गाजी मलिक जो है वो तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। अगर तुगलक वंश के शासकों की हम बात करें तो काफी फैमिलियर शासक हैं जिनको आप जानते हैं, जैसे एमबीटी जिसके बचपन का नाम जौना खां है, एफएसटी, ये तुगलक वंश के कुछ पॉपुलर शासक हैं।
तो टोटल तुगलक वंश के कितने शासक आए? 8 शासक आए। कितने समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में? 94 ईयर्स तक। तो यही क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक सिंहासनारूढ़ वंश कौन सा है? तुगलक वंश। और तुगलक के बाद पहला शिया वंश, प्रथम शिया वंश, मतलब यदि सैयद को छोड़ दें तो ममलूक, खिलजी, तुगलक और लोदी ये सभी के सभी जो है सुन्नी राजवंश हैं। लेकिन प्रथम शिया राजवंश जो है वो है सैयद वंश, और सैयद वंश का संस्थापक है तैमूर लंग के आक्रमण के बाद हिंदुस्तानी विजित प्रदेशों की देखरेख का जिम्मा जिसे सौंपा गया था, उसी का नाम है खिज्र खां। तो खिज्र खां जो है वो सैयद वंश का क्या हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा। अगर आप सैयद वंश को देखो तो इतिहास के पन्नों पर सैयद वंश सेकंड सबसे कम समय तक शासन करता है, मतलब सिर्फ 37 साल की हुक्मरानी होगी सैयद वंश की। और सैयद वंश का अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। वो अपने हाथों से राजगद्दी को उठा के बहलोल लोदी को दे देगा जो सरहिंद का गवर्नर है। तो याद रखेंगे जो बहलोल लोदी है, ये जो बहलोल लोदी है, यही बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक है, इसी के दिशा निर्देशन में लोदी वंश का अभ्युदय होगा और 75 सालों तक जो है ये दिल्ली सल्तनत संभली रहेगी। और बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी लोदी वंश का परचम बुलंद करेगा। लेकिन सिकंदर लोदी के बाद आएगा उसका बेटा इब्राहिम लोदी, वो बाबर से हार जाएगा और इस तरह से दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश समाप्त हो जाएगा। मतलब लोदी वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। याद रखेंगे क्यों समाप्त हो गया लोदी वंश? क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान है और ये लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान है। तो ये दरअसल में हार जाएगा। किससे हार जाएगा? बाबर से हार जाएगा। और इस तरह से पतन हो जाएगा पानीपत प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का। चलिए अब चलते हैं आगे। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश है, जी हां, गुलाम वंश के बारे में हम बात करते हैं। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, याद रखेंगे, इसने ही गुलाम वंश की नींव डाली थी या गुलाम वंश की जो है अवधारणा रखी थी। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजवंश है गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक दरअसल में ये सरवाइव करता है दिल्ली सल्तनत पर। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत पर सिर्फ और सिर्फ 4 साल है, काफी कम टाइम पीरियड है। लेकिन इस कम टाइम पीरियड में भी चलिए जरा देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया है। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि एक युद्ध है जो आपको दिख रहा होगा, तराइन का सेकंड युद्ध। तराइन के सेकंड युद्ध में आपको भी पता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको राय पिथौरा कहते हैं, वो युद्ध हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी युद्ध जीत जाते हैं। इस युद्ध में गौरी की सेना का नेतृत्व जो है वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी के जीत के साथ तराइन सेकंड के युद्ध में हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना जब हो जाएगी, याद रखेंगे, और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करके जब गौरी लौट रहा होगा अपने गृह वतन, और गृह वतन जब लौट रहा होगा कहां पर? गजनी। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी का गृह निवास है गजनी प्रदेश, जो आज के समय पे अफगानिस्तान में है। तब वह हिंदुस्तानी विजित जो प्रदेश हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, इनकी देखरेख का जिम्मा वो अपने सबसे विश्वासपात्र गुलाम को सौंपता है, जिसे कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वासपात्र गुलाम है, याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और भारतीय विजित प्रदेशों की देखरेख के लिए तराइन सेकंड युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने इसे अपॉइंट किया है। तो यहां से 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। लेकिन जैसे ही 1206 में, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी रखनी है कि जैसे ही 1206 में किसकी डेथ हो जाएगी, तो 1206 में यदि डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की, तो इस वजह से फिर जो साम्राज्य विभाजन है वो गौरी के दासों में हो जाता है। और फिर
भारत में स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना या भारत में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। और जब स्वतंत्र तुर्की राज्य स्थापित करना है तो इसी को वो एक वंश का नाम देंगे, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कब की जाती है? 1206 में। और इसमें याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 1206 से 1290 के बीच दिल्ली सल्तनत में मतलब 84 साल तक गुलाम वंश के सुल्तानों ने ही शासन किया है। मतलब गुलाम वंश ने कितने समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया है? 84 ईयर्स। तो अब जब हम बात करते हैं गुलाम वंश की, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसे लाख बख्श कहा जाता है। ये लाख बख्श जो उपाधि है ये इसकी उदारता के कारण है। साथ ही साथ में इसे पील बख्श भी कहा जाता है, मतलब हाथियों का दान देने वाला भी कहा जाता है। गरीबों की और मजलूमों की यथासंभव मदद वो करता था, इसलिए इसे द्वितीय हातिम ताई भी कहते हैं। कुरान की आयतों को बड़े मधुर स्वर में गुनगुनाता था और कुरान की हर एक आयत का जो मतलब है वो इसे पता था। यदि किसी व्यक्ति को कुरान में कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होती थी वो इनसे पूछता। कुरान का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हम इन्हें मान सकते हैं। नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया कुरान का। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जब साम्राज्य का विभाजन दासों के मध्य कर दिया गया, तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी विजित प्रदेश की देखरेख का जिम्मा जिस गौरी ने ऐबक को सौंपा था, गौरी की डेथ के बाद ऐबक ने उस विजित प्रदेश में नो डाउट गुलाम वंश स्थापित किया, लेकिन कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। हमेशा मोहम्मद गौरी को ही सुल्तान माना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और स्वयं को मलिक और सिपह सालार ये दो उपाधियां दी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, या गुलाम वंश का वो संस्थापक कौन है जिसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया बल्कि सिपह सालार उपाधियों से अपने आप को जीवन पर्यंत उसने ये टाइटल लिया रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ही, याद रखेंगे, एक मस्जिद बनवाई जो तुर्कों के द्वारा बनवाई गई सबसे पहली मस्जिद हिंदुस्तान में है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। और ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गैर इस्लामिक शैली में बनी पहली मस्जिद है। क्योंकि इस्लामिक शैली में बनी पहली मस्जिद है जमायत खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी उसको बनवाएंगे। तो सबसे पहले दिल्ली में जो मस्जिद बनती है वो है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाते हैं। लेकिन इसका निर्माण कार्य जो है वो और बेहतर तरीके से भव्य बनाएंगे इल्तुतमिश साहब। इसी दौरान अजमेर में भी एक और मस्जिद बनवाएंगे जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक साहब अढ़ाई दिन का झोपड़ा। मतलब अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है, याद रखेंगे, और कुब्बत उल इस्लाम जो एक मस्जिद है। इन मस्जिदों को इसलिए बनवाया गया ताकि हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तो तराइन युद्ध के बाद हो चुकी है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद भारत में मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम कल्चर पनपे। इसी वजह से मस्जिदों की एंट्री कराई गई ताकि लोगों के कानों में नमाज की बातें जाएं या आजान गूंजे, जिससे लोग जो हैं वो इस कल्चर, इस संस्कृति के बारे में भी जानकार हों। अगर मैं बात करूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन हैं, याद रखेंगे ये चीज। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इनके गुरु यदि आपको जानना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा मोहम्मद गौरी के गुरु कौन है। तो मोहम्मद गौरी के गुरु का नाम है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, याद रखेंगे ये चीज। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं इन्हीं को दरअसल में अपना गुरु मानता है, इन्हीं को अपना पीर मानता है ऐबक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐबक के गुरु का नाम क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब इस्लामिक उद्घोष की पहली इमारत याद करिए, आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के पास ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को भी बनवाया है,
याद रहेगा ये चीज। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को भी बनवाया है, उसी के बाजू से कुतुब मीनार भी जो है वो बनवाना शुरू किया था ऐबक ने। तो ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनवाया है वो किस सूफी संत की याद में बनाया है? अपने गुरु, अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया है। हालांकि कुतुब मीनार जो 5 मंजिला इमारत है सिर्फ 2 मंजिला ही बन पाई थी, और इसी दौरान 1210 में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो अगले शासक होंगे, जो उसके दामाद होंगे, जिनका नाम है अल्तुमिश, उन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुब मीनार का काम किसने शुरू करवाया, ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया, उसकी 5 मंजिला इमारत पूरी किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने। याद रखेंगे ये चीज। ऐबक अब दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहला व्यक्ति है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गौरी की डेथ के बाद दिल्ली को सबसे पहले बनाया था सैनिक मुख्यालय, याद रखेंगे, और लाहौर को बनाई थी अपनी राजधानी, वो भी प्रशासनिक राजधानी। मतलब सारे कार्य जो हैं वो लाहौर से होंगे, प्रशासनिक कार्य, और दिल्ली जो है वो सैनिक मुख्यालय होगा। तो पहली बार गुलाम वंश का जो पहला शासक है, जिसको हम कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली को पहली बार सैनिक मुख्यालय बनाया था। यहीं से दिल्ली सल्तनत जो है ये वर्ड स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके बाद आएगा जो अगला व्यक्ति जिसका नाम है अल्तुमिश, वो दिल्ली को सैनिक मुख्यालय ना बनाकर उसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाएगा। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का उद्धारक हम मानते हैं अल्तुमिश को। अगर मैं बात करूं 1210 में, मतलब 4 साल सल्तनत की सेवा करते हुए आखिर में एक गेम होता है चौगान या पोलो। खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो चौगान या पोलो खेल की शुरुआत हिंदुस्तान में किसने करी थी, तुर्कियों ने करी थी, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी से इसकी डेथ होती है, मतलब निश्चित रूप में ये खेल पहले से खेला जाता रहा होगा। अच्छा, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह शासक बनता है। आराम शाह को बड़े आसानी से जूद की लड़ाई में इल्तुतमिश हरा देता है, और इल्तुतमिश अब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आ जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये इल्तुतमिश कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है और एक बेटी का पिता है, और बेटी का नाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आपने रजिया सुल्तान का नाम सुना है, मध्यकालीन इतिहास की पहली और अंतिम शासिका, इल्तुतमिश ही पिता हैं इनके। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाहौर को प्रशासनिक राजधानी से हटाकर दिल्ली सबसे पहली बार प्रशासनिक राजधानी बनाएंगे, और फिर दिल्ली में ही प्रशासनिक कार्यों का क्रियान्वयन शुरू करेंगे, और इसके बाद जितने भी सुल्तान आएंगे सब दिल्ली से ही रूल करना स्टार्ट करेंगे या प्रशासनिक व्यवस्था को बनाएंगे। तो दिल्ली को सैनिक मुख्यालय से हटाकर प्रशासनिक राजधानी बनाने का काम कौन करेगा, ये करेंगे कौन, नाम है व्यक्ति का इल्तुतमिश। अच्छा, दिल्ली का उद्धारक किसे कहते हैं। अब ये दिल्ली का उद्धारक किसे कहते हैं इल्तुतमिश को। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को समझना होगा। तो ये रिवीजन सेशन के तौर पर ही आप इसे लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको पता चलेंगे। हालांकि ये मेंस का एक क्वेश्चन ये कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश कैसे है, यहीं पर मैंने पूरे क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज, इल्तुतमिश ने ही लाहौर से प्रशासनिक राजधानी को सबसे पहले दिल्ली बनाया था, और यहीं से फिर वर्ड चलने लगा दिल्ली सल्तनत। पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन, ऐबक ने और गौरी ने हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रदेशों को जीत तो लिया है, लेकिन अब उन विजित प्रदेशों पर सही तरीके से नियंत्रण रहे, सही तरीके से संगठन रहे, इसके लिए इल्तुतमिश ने 40 अमीर गुलाम सरदारों को मिलाकर एक दल बनाया जिसको कहते तुर्कान चहलगानी या चालीसा गुट। और तुर्कान चहलगानी या चालीसा गुट की हेल्प से सुल्तान प्रशासनिक कार्यों के संचालन में इनका सलाह लेता था, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट सुल्तान का होता था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए तुर्कान चहलगानी डिपार्टमेंट या चालीसा दल किसने बनवाया था,
तो आंसर है इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब आता है कि जो इतना बड़ा साम्राज्य है, गौरी और ऐबक ने जो भारतीय विजित प्रदेश बहुत बड़ा बना दिया था, निश्चित रूप में ये सिंध से लेकर अगर हम बात करें तो यहां पे राजस्थान, गुजरात तक सीमाएं आती थी। इतने बड़े प्रदेश पर दिल्ली से रहकर कैसे नियंत्रण होगा? तो एक व्यवस्था शुरू की गई जिसे कहते एकता प्रणाली। एकता प्रणाली के अंतर्गत आपने सुना होगा कि एकता प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें अपनी सल्तनत को भूमियों में बांट दिया गया और हर भूमि के एक टुकड़े को इक्ता कहा गया और उस इक्ते की या उस जगह की व्यवस्था देखने वाले व्यक्ति को इक्तेदार कहा गया। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला ऐसा शासक है जिसने अपने शासन पर नियंत्रण रखने के लिए, विजित भूभाग पर सही तरीके से नियंत्रण और संगठन रखने के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। और इक्ता प्रणाली जो है ये दूर दूर के सुदूर राज्यों को दिल्ली से जोड़ने की सबसे बेहतर व्यवस्था थी। मतलब सुल्तान दिल्ली में बैठकर अपने कुछ इख्तियारों की मदद से अपनी टेरिटरी पर भरपूर तरीके से नियंत्रण रख सकता था। तो इस तरह से इक्ता प्रणाली की जो स्टार्टिंग है वो किसके द्वारा की गई थी? दिल्ली सल्तनत में, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन सबसे पहले इक्ता किसे प्रदान किया गया था? तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला इक्ता जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, हासी का। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाकर यहां बाजार व्यवस्था की भी शुरुआत की। और जब बाजार व्यवस्था होगी तो सिक्के भी चलेंगे। तो पहली बार दिल्ली के मार्केट में चांदी का एक सिक्का चलेगा जिसको टंका कहते हैं, जिसकी कीमत 178 ग्रेन है। तांबे के सिक्के चलेंगे जिनको जीतल कहते हैं। तो इस तरह से चांदी के सिक्के टंका और तांबे के सिक्के जीतल चलवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अगर सिक्के बाजार में चलाए हैं तो बाजार व्यवस्था की नींव भी रख दी। बाजार व्यवस्था में सिक्के यदि एक दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे तो अर्थव्यवस्था जन्म लेगी। तो अर्थव्यवस्था का जनक भी इल्तुतमिश को माना जाता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत में पहली बार बाजार व्यवस्था का सूत्रपात कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है कि इल्तुतमिश वो शासक है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। तो शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान जो है वो कौन है? याद रखिएगा, नाम है व्यक्ति का इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं कि इल्तुतमिश वो व्यक्ति है जो पहला दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान भी बनता है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत शुरुआत हो रही है ऐबक से और ऐबक ने सुल्तान टाइटल नहीं लिया है। मतलब वो तो मलिक और सिपह सालार टाइटल से जीवन भर संतुष्ट रहा। ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का सिक्का चलाया, ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के खुतबे जारी करवाए। इसलिए हम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक मान सकते हैं। मतलब दिल्ली सल्तनत में गुलामबंद शुरू करवा दिया, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान हम इल्तुतमिश को मानते हैं। क्यों? क्योंकि सन 1229 में बगदाद के खलीफा हैं अल मुंतसिर बिल्लाह, उनसे वैधानिक पद की स्वीकृति लेता है इल्तुतमिश। तो जब खलीफा से वैधानिक पद की स्वीकृति लेगा तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाएगा इल्तुतमिश को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्तनत में वो सबसे पहला सुल्तान कौन है जिसने खलीफा से वैधानिक स्वीकृति ली है और फिर वो सुल्तान बना है? आंसर है इल्तुतमिश। और दूसरा कौन होगा? एमबीटी, याद रखिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इल्तुतमिश ने किस कार्य को पूरा करवाया था जिसको ऐबक ने आधा छोड़ा था? तो कुतुब मीनार जो है उसकी सिर्फ 1 या 2 मंजिलें ही बन पाई थी। बाकी की 5 मंजिलें बनवाने में, मतलब कुतुब मीनार को कंप्लीट कराने में इल्तुतमिश का ही सबसे बड़ा योगदान था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण किसने करवाया? याद रहेगा ये चीज आपको, इल्तुतमिश वो व्यक्ति है। भारत में मकबरे का जनक और गुंबद निर्माण का पिता किसे कहते हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये भी क्वेश्चन है दोनों के दोनों।
दरअसल में हिंदुस्तान में जो सबसे पहला मकबरा बना वो इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद का बना, दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में। तो दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का, याद रखेंगे, मकबरा सबसे पहले बनवाया इल्तुतमिश ने। तो तुर्कों द्वारा हिंदुस्तान में बना सबसे पहला मकबरा कौन सा है? याद रखिएगा, यही नसरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा है। और ये घटना भी कब की है? ये घटना है 1229 की। अब आप बोलेंगे कि ऐबक का मकबरा कहाँ है? ऐबक का मकबरा लाहौर में है, और लाहौर इंडिया का पार्ट नहीं है। तो इसलिए ये आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मकबरे का जनक किसे कहते हैं, मतलब सबसे पहला भारत में मकबरा किसने बनवाया था? याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने अपने बेटे का ही बनवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो गुंबद देते हैं मंदिरों में, जो वो उठाव होता है, इस तरह के गुंबद को दरअसल में मकबरे में सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी इल्तुतमिश ही था। अब यदि हम जब भी इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं तो इल्तुतमिश के समय पर दो प्रमुख शत्रु थे। दो प्रमुख शत्रु में सबसे पहला शत्रु था लाहौर का यालदोज। याद रखेंगे, यह सबसे पहला शत्रु था। और लाहौर का जो यालदोज है उसकी बिल्कुल नजर थी दिल्ली सल्तनत पर। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? तराइन की तीसरी लड़ाई लड़ी यालदोज के साथ और पूरी तरह से यालदोज को हरा दिया और इस तरह से अपने पहले शत्रु का दमन कर दिया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ है, तो याद करिए, तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ है वो हुआ है यालदोज, चूंकि लाहौर का शासक था, और इल्तुतमिश के बीच में। अगर मैं बात करूं कि दूसरा जो सबसे प्रमुख शत्रु है, क्योंकि पहला शत्रु तो यालदोज, ये निपट गया, अब दूसरा जो शत्रु है वो है कुबाचा। कुबाचा को सिंधु नदी में डूबने के लिए विवश कर दिया था इल्तुतमिश ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश ने किसे सिंधु नदी में डूबने के लिए विवश कर दिया था? आंसर है कुबाचा। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चंगेज खान जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते हिंदुस्तान के सिंधु नदी तट तक पहुंच गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने कूटनीतिक तरीके से जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद करने से मना कर दिया और इस तरह से अपने नवोदित साम्राज्य को बर्बाद होने से पहले ही बचा लिया। क्योंकि यदि जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद कर देता इल्तुतमिश, तो सीधे सीधे चंगेज खान जो है वो अटैक कर देता इल्तुतमिश के साम्राज्य पर, और इस तरह से जो दिल्ली सल्तनत 1206 से पनपी थी वो 1221 में जब चंगेज खान की एंट्री होती है समाप्त हो जाती। तो इस तरह से चंगेज खान को हिंदुस्तान में आने से रोका इल्तुतमिश के माइंड ने, जलालुद्दीन मांगबरनी की मदद न करके। तो इस तरह से चंगेज खान कहां तक पहुंच गया था? सिंधु नदी तट तक पहुंच गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश का समकालीन कौन है? मंगोल नेता चंगेज खान। जब भी इल्तुतमिश के बारे में बात की जाती है तो इल्तुतमिश जो है ये जहांगीर से इसकी समानता बताई जाती है, क्योंकि जिस तरह से जहांगीर ने भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक न्याय की जंजीर बना रखी थी, वो आगरा के किले से लेकर यमुना के तट तक दरअसल में वो जंजीर थी, जिसको न्याय चाहिए होता वो बजा देता था घंटों को, और न्याय अधिकारी अमीर दाद या जो काजी होते थे वो तत्काल मदद के लिए उपस्थित हो जाते थे। सेम यहां पर भी ये व्यवस्था दरअसल में की है किसने? याद रखेंगे, इल्तुतमिश ने, कि दो शेर बने थे, उनके मुंह में दरअसल में जंजीरें टंगी थी और बेल लगी हुई थी। जो भी उन बेल को बजाता निश्चित रूप में न्याय के रूप में लाल वस्त्र पहनकर वो फरियादी के रूप में सामने उपस्थित हुआ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्याय की जंजीर के लिए सल्तनत काल में हम इल्तुतमिश को याद करते हैं। अब जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ होती है, इल्तुतमिश की डेथ के बाद इल्तुतमिश, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इल्तुतमिश ने जीते जी अपनी बेटी को योग्य समझा था कि वही शासक बने, और ग्वालियर विजय के बाद सिक्कों पर उसने रजियत उद्दीन भी नामांकित करवाया था। लेकिन जैसे ही डेथ होती है इल्तुतमिश की, दिल्ली की गद्दी पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही तुर्कान चहलगानी के सदस्य जो होते हैं वो इल्तुतमिश के एक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना देते हैं।
और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो हैं, इसको शासक किसने बनाया? तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो हैं, ये काफी वैभव विलासितापूर्ण शासक था, मतलब इसका शासन प्रशासन में मन नहीं लगता था, शराब और शबाब में डूबा रहता था। ज्यादातर इसके जो डिसीजन लेती थी वो इसकी मां लेती थी, शाह तुर्कान, याद रखेंगे ये चीज। और शाह तुर्कान एक अत्याचारी महिला थी। तो लगभग 7 महीने तक बाप तो खत्म हो चुका, मां और बेटे का शासन चलता है। लेकिन अब एंट्री होती है रजिया सुल्तान की। तो रजिया जो है वो शुक्रवार के दिन जामा मस्जिद में एंटर होती है, और नमाज पढ़ने के बाद जब लोग निकलते हैं, आवाम निकलते हैं, तो उनको बताती है कि शाह तुर्कान काफी क्रूर है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य शासक हैं, मेरे जो पिता हैं इल्तुतमिश, वो दरअसल में मुझे राजा बनाना चाहते थे। तो इस तरह से जनता का विश्वास जीत कर, तो दिल्ली की जनता का विश्वास जीत कर रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी मां शाह तुर्कान को मरवा कर इल्तुतमिश की बेटी जो है और रजिया सुल्तान बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने सुल्तानों ने रूल किया है? 32। तो दिल्ली सल्तनत में अगर 32 सुल्तानों ने रूल किया है, तो एकमात्र लेडी सुल्तान कौन सी है? नाम है रजिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनता के समर्थन से सिंहासन पर बैठने वाला पहला सुल्तान, तो जनता ने जिसे बिठाया, याद करिए, रजिया ने जब मदद मांगी तो जनता ने महल में घुसकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मार दिया और उसकी मां शाह तुर्कान को भी निपटा दिया। तो इस तरह से आवाम की मदद से या लोगों की मदद से सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान रजिया ही थी। रजिया के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि सल्तनत कालीन इतिहास की पहली और अंतिम महिला शासिका है। हालांकि ये तो आपको पता होगा, लेकिन साउथ इंडिया में हम देवें तो देवी रुद्रमा है ना, ये भी जो है वो शासन प्रशासन जो है वो बहुत अच्छे से चला रही हैं। जैसे हम रानी दुर्गावती की बात करें, चांद बीबी की बात करें, तो ये भी शासिका हैं, लेकिन सल्तनत कालीन इतिहास में रजिया ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रजिया जो है ये इल्तुतमिश के जितने भी बेटे थे और बेटियां थी उनमें सबसे योग्य थी। और ग्वालियर विजय के बाद, याद रखेंगे, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश को लगा था कि उसकी बेटी ही दरअसल में अगला शासक बनने लायक है, क्योंकि बेटों में योग्यता ही नहीं है। तो इसी वजह से ग्वालियर विजय के बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने कुछ ऐसे सिक्के जारी करवाए थे जिन पर लिखा हुआ था रजियतुद्दीन, मतलब रजिया जैसा कोई नहीं। और जब भी सिक्कों पर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाएगा सुल्तान के जीते जी, तो इसका मतलब है कि भविष्य के शासक के रूप में सुल्तान जो है वो सिक्कों पर जिनकी आकृति है उनको देखना चाहता है। खैर, रजिया ने अबिसिनियन मलिक याकूत से दरअसल में प्रेम प्रसंग के चलते उसको एक सबसे इंपॉर्टेंट पद दे दिया प्रशासन का, अमीर आकुर, मतलब अश्वशाला प्रधान का, जिससे तुर्कानी चहलगानी के बहुत से सदस्य जो हैं वो चिढ़ जाते हैं, और यहीं से रजिया के पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मतलब कहने का है कि मलिक याकूत के बारे में कहा जाता है कि रजिया के इनसे दरअसल में रिलेशन कैसे थे, बहुत ज्यादा, या बहुत जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे रिलेशन थे, दोनों एक दूसरे को चाहते थे। लेकिन ये एक गुलाम था, याद रखेंगे, वो भी अबिसिनियन गुलाम था मलिक याकूत। और एक सल्तनत के सुल्तान की बेटी, मतलब सुल्तान जो है वो गुलाम से शादी करे, तो निश्चित रूप में ये भी बड़ी ऑड वाली बात हो जाएगी। लेकिन प्रेम प्रसंग इनके बीच में था, इसी वजह से एक गुलाम को प्रशासन का सर्वोच्च या सबसे महत्वपूर्ण पद जैसे ही दे दिया गया रजिया के द्वारा, तो इससे जो अमीर तुर्क हैं वो दरअसल में क्या हो गए? रजिया के अगेंस्ट हो गए। और इसीलिए रजिया को यहीं से हटाने के लिए षड्यंत्र शुरू करवा दिए गए। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि रजिया ने अश्वशाला प्रधान का पद किसे दिया था? अपने प्रेमी, जिसका नाम है मलिक याकूब। अब इसके बाद रजिया के जीते जी ही, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रजिया के जीते जी बहुत भयंकर विद्रोह जो है वो होता है। कहां पर होगा? कैथल। तो कैथल तो दरअसल में वो जगह है ही नहीं, भटिंडा में बहुत खतरनाक विद्रोह होगा।
और अल्तूनिया दरअसल में वहां पर उस विद्रोह के पीछे उत्तरदायी था। तो जब रजिया को पता चलेगा कि भटिंडा में भयानक विद्रोह हुआ है, तो रजिया उस विद्रोह का दमन करने के लिए जाएगी, जहां पर भटिंडा का सूबेदार अल्तूनिया रजिया को कैद कर लेगा। और इस तरह से रजिया जैसे ही कैद हो जाएगी भटिंडा में, तो यहाँ पर तुर्कान चहलगानी के सदस्य जो हैं, याद रखेंगे, वो एतगीन को सर्वे सर्वा बनाकर रजिया का एक भाई होता है जिसका नाम है बहराम शाह, उसको राजा बना देते हैं और उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठा देते हैं। और आगे चल के जो है, यही जो बहराम शाह है, ये रजिया को और उसके पति अल्तुनिया को कैथल के समीप मरवा देता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि भाई ही अपनी दीदी और अपने जीजा जी को मरवा देगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बहराम शाह जो है वो किसका भाई था, रजिया का भाई था। बहराम शाह किसकी मदद से शासन में एंटर हो पाया, तो एतगीन। एतगीन के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है, ये रजिया का सबसे विश्वास पात्र मंत्री जो है एतगीन, आगे चल के यही रजिया के लिए विश्वासघाती मंत्री बन जाता है। और यही विश्वासघाती मंत्री जो है, यह बहराम शाह को गद्दी दे देता है या गद्दी दिलाने में मदद करता है। खैर, बहराम शाह के बाद अब जो अगला शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाने में बलबन की भूमिका सबसे प्रमुख थी। और इस तरह से अब अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाता है बलबन। लेकिन याद रखेंगे, जब बलबन जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाता है, उस समय बलबन की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है तुर्कान चहलगानी में। लेकिन नसरुद्दीन महमूद के समय पर आते आते बलबन की स्थिति तुर्कान चहलगानी में सबसे सर्वोच्च हो जाती है। तो इस तरह से 1249 में बलबन जो है वो अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद से कर देते हैं। याद रखेंगे, बदले में नसरुद्दीन महमूद जो कि सुल्तान हैं, वो बलबन को एक टाइटल देते हैं उलूग खां। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बलबन जो है उसने अपनी बेटी की शादी किससे करी थी, तो याद रखेंगे बलबन ने अपनी बेटी की शादी किससे करी थी, नसरुद्दीन महमूद से। तबकात ए नासरी एक ग्रंथ है जिसको लिखा था मिन्हाजुल सिराज ने। और मिन्हाजुल सिराज बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हैं, उसमें सबसे आदर्श सुल्तान यदि कोई है, याद रखेंगे, तो वो नसरुद्दीन महमूद है। ऐसा कहने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है ये पॉइंट कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जो टोपी सीकर और कुरान की आयतों की नकल करके उनको बेचकर अपना जीविकोपार्जन करेगा। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान यदि हम देखें तो नसरुद्दीन महमूद है, जो सुल्तान होते हुए भी टोपी सीकर और कुरान की नकली आयतों को दरअसल में क्या करता है, बेचकर अपने जीवन का निर्वहन करता है। तो इस तरह से आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, क्या कि जो काम सल्तनत काल में करता हुआ नसरुद्दीन महमूद को हम देखते हैं, वही काम आगे हम देखते हैं औरंगजेब भी करता है। मतलब औरंगजेब भी टोपी सीता था और इस तरह से टोपी सीकर उसको जो पैसे मिलते थे उसी से वो अपना जीविकोपार्जन करता था। कहने के लिए तो सुल्तान था, लेकिन साफ सिंपल लिबास में बिल्कुल सिंपल व्यक्तियों की भांति वो रहा करता था, जिस वजह से उसे शाही दरवेश भी कहा जाता था। अब बात आती है दिल्ली सल्तनत में जिसने साम्राज्य को संगठित किया, यदि हम उसे कहते हैं इल्तुतमिश, तो जिसने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया वो है बलबन। तो चलिए बलबन के बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिसने सुल्तान के पद की गरिमा और उसके महत्व को बताने की कोशिश की, सबसे पहले। अब अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि एक राजा कैसा होना चाहिए या राजा के लिए कौन कौन से नियम कायदे कानून हैं, ये सबसे पहले किसने बताया, याद रखेंगे बलबन ने बताया। अब बलबन ने दरअसल में दो प्रमुख विशेषताएं या दो सबसे इंपॉर्टेंट राजत्व सिद्धांत जो बलबन ने बताए हैं, उसमें पहला है कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुल्तान ही ईश्वर का प्रतिनिधि है।
और ऐसी बातें उसने एक स्टेटमेंट देकर बताई, नियाबत ए खुदाई। और साथ ही साथ में बलबन ने अपने राजस्व सिद्धांत में यह भी कहा कि मैं ही ईश्वर की छाया हूं। मतलब जिल्ले इलाही का मतलब होता है कि सुल्तान ही ईश्वर की छाया है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुल्तान को टोटल निरंकुश होना चाहिए, मतलब सुल्तान को सिर्फ जनता और उसकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। बलबन ने एक नीति चलाई थी, शायद आपने सुनी भी होगी, लौह और रक्त की नीति। अच्छा, लौह और रक्त की नीति में यदि हम सबसे पहले बात करते हैं लौह की नीति, तो मंगोलों और मेवातियों के दमन के लिए दरअसल में यह नीति थी। अब ये मेवाती कौन है? तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लुटेरी जनजाति थी मेवाती, जिसको बलबन ने दीवाने आर्ज डिपार्टमेंट बनाकर नष्ट करवा दिया था। और मंगोलों से लड़ाई लेने के लिए दरअसल में उसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहुत सारे सैनिकों की नियुक्ति कर रखी थी। बलबन का खुद का बेटा शहजादा मोहम्मद भी मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हुआ था। और अंत में मंगोलों से लड़ते हुए जब शहजादा मोहम्मद, जो बलबन का बड़ा बेटा, शहीद होगा, उसी पुत्र वियोग में बलबन जो है वो अपने प्राण त्याग देंगे। तो इस तरह से लौह नीति स्पष्ट हो गई कि शत्रु दमन के लिए दरअसल में यह नीति बनाई गई थी। रक्त की नीति, इसका मतलब है जातीय श्रेष्ठता पर बल। दरअसल में इस्लामिक बुकों में एक इस्लामिक सूरवीर का जिक्र बहुत आता है, अफराशियाब। अफराशियाब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके तलवार की खनक से शत्रु जो है वो डर जाता था। इसी अफरासियाब को, जो पौराणिक कथाओं में बहुत बड़ा हीरो है, इसी के परिवार से अपने आप को संबोधित करा रहा है बलबन। मतलब उच्च जातीय श्रेष्ठता पर बलबन महत्व दे रहा है। बलबन जो है वो सिर्फ ऊंचे घराने के व्यक्तियों और ऊंचे लोगों के साथ ही मेल मिलाप करना पसंद करता था। नीच कुल के व्यक्तियों या निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उसके दिल में और उसकी नजरों में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। इनफैक्ट बलबन ने कई बार ये स्टेटमेंट कहा कि जब मैं किसी निचली जाति के लोग को या गरीब परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखों से अंगारे फूटने लगते हैं। इसका मतलब है कि बलबन का ये स्टेटमेंट उसके जातीय श्रेष्ठता को ही सिद्ध करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन कभी भी पूछा गया कि जब मैं किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो क्रोध से उत्तेजित हो जाता हूं, ये किसका स्टेटमेंट है? बलबन का। और ये रक्त की नीति के तहत पॉइंट है। बलबन ने अपने समय पे एक त्योहार शुरू किया था जिसे कहते हैं नवरोज। तो नवरोज एक फारसी त्योहार है जिसमें साल के शुरुआत में लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में खुशियां बांटते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूं कि सिजदा और पैबोस, ये दो गैर परंपराएं हैं, तुर्की परंपराएं हैं। मतलब ये गैर तुर्की परंपराएं हैं, ये दरअसल में फारस की परंपराएं हैं। मतलब ये ईरान की दो परंपराएं हैं कि सिजदा मतलब सुल्तान को झुककर अपने घुटनों पर बैठकर दरअसल में सलाम करना, और पैबोस मतलब होता है कदम चुंबन। तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान का वर्चस्व जनता जनार्दन में बढ़े, इसलिए ये गैर तुर्की परंपराएं जो हैं ईरानी दरबार से या फारस दरबार से, बलबन इनको अपने यहां पर एंट्री देता है। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए जो तुर्कान चहलगानी बनाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने करी थी? याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने करी थी, ताकि साम्राज्य को सही तरीके से चलाया जाए। उसी को बलबन ने समाप्त कर दिया था। मतलब तुर्कान चहलगानी का सृजन करता इल्तुतमिश और तुर्कान चहलगानी का विनाश करता निश्चित रूप में आंसर हो जाएगा बलबन। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने दरबारियों के हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और खुद जो है बलबन वो गंभीर मुद्रा में रहता था। ऐसा करने के पीछे बलबन का मेन मोटिव ये है कि जब भी हंसी मजाक होगा दरबार में तो निश्चित रूप में छींटा कसी के आरोप में तलवारें निकल जाएंगी और इससे एक दूसरे के मन में द्वेष ही पनपेगा। तो राजा या सुल्तान का जो रियल काम है जनता की भलाई, वो नहीं हो पाएगा। तो हंसी मजाक और ठिठोली में मेन काम कहीं पिछड़ ना जाए, इसलिए खुद सुल्तान गंभीर मुद्रा में रहता और हंसी मजाक पर इसने दरबार में प्रतिबंध लगा दिया था। एकमात्र विद्रोह जो
एक गुलाम ने किया जिसे हम कहते हैं तुगरिल खां, याद रखेंगे। और जब बलबन बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया, लगभग 80 साल का, तब बंगाल के एक सूबेदार तुगरिल खां ने विद्रोह किया, जिसमें बलबन के बेटे बुगरा खां ने भी तुगरिल खां का साथ दिया था। तो फाइनल में फिर बंगाल पहुंचता है बलबन और तुगरिल खां को मौत के घाट उतार देता है और अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि बुगरा, अगर तुमने भविष्य में ऐसा कोई भी काम किया तो तुम्हारा अंजाम भी तुगरिल के जैसा होगा। तो कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि बंगाल का एक गुलाम था जो उसका सूबेदार था तुगरिल खां, उसने विद्रोह किया तो बलबन ने उसे समाप्त कर दिया। जैसे याद करिए, जलालुद्दीन खिलजी के समय पे एक विद्रोह होता है, मलिक छज्जू विद्रोह करता है, हालांकि जलालुद्दीन खिलजी उसको माफ कर देता है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक के समय पे देखें तो एक ही विद्रोह होता है शमसुद्दीन दागदानी का, और फिरोज शाह तुगलक 37 साल के समय में सिर्फ एक ही गुलाम के विद्रोह को झेलता है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गुप्तचर विभाग जिसको वरीद मुमालिक कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने। क्यों की थी? ताकि जनता जनार्दन की गतिविधियों से चित और परिचित हो सके कि जनता जनार्दन दरअसल सुल्तान के बारे में क्या सोचती है, और इसके लिए उसने लोगों के बीच में गुप्तचर छोड़ रखे थे जिन्हें वरीद कहा जाता था। तो इसलिए वरीद मुमालिक मतलब गुप्तचर विभाग। एक सैन्य विभाग भी बनाया था बलबन ने जिसको कहते दीवान आरिज। इस सैन्य विभाग में उन व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी जो मंगोल और मेवातियों से दरअसल में लड़ाई करते थे। तो ये एक सैन्य विभाग था जिसमें अक्सर करके बलबन जो है वो उन्हीं लोगों को शामिल करता जो शरीर से सौष्ठव होते थे, और उन्हीं को शस्त्र विद्या में निपुण करके मंगोलों और मेवातियों से दमन के विरुद्ध इन लोगों को फिर भेजा जाता। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बलबन का सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद, और शहजादा मोहम्मद जो है ये मंगोल आक्रमणों से सल्तनत की रक्षा करते हुए मारा गया था, इसलिए इसको एक टाइटल दिया गया है शहीद आजम। जी हाँ, शहीद आजम टाइटल जो है ये मॉडर्न इंडिया में किसी को दिया गया है ना? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शहीद आजम टाइटल किसको दिया गया है और कायदे आजम टाइटल किसको दिया गया है। लेकिन मिडिवल इंडिया में भी शहीद आजम का टाइटल शहजादा मोहम्मद को है, और शहजादा मोहम्मद मंगोल आक्रमणों के दौरान सुरक्षा करते हुए ये मारे जाते हैं, और इस तरह से सुल्तान इन्हीं के गम में अपने प्राण त्याग देता है। यदि मैं शहजादा मोहम्मद के बारे में बात करूं तो शहजादा मोहम्मद वो व्यक्ति है जिसके संरक्षण या जिसके दिशा निर्देशन में ही सबसे पहले अमीर हसन दहलवी और अमीर खुसरो जैसे बड़े साहित्यकार पलते हैं। इसी वजह से इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान में सबसे पहला मकबरा किसका बना था, हमने पढ़ा इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे का, लेकिन वो मकबरा गैर इस्लामिक शैली में बना था। इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा, याद रखेंगे, ये है बलबन का मकबरा। तो इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा जिसमें तुर्कों ने पहली बार चाप का उपयोग किया, याद रखेंगे, ये इस तरह की ये चाप होती है, इसका उपयोग किया था, ये दरअसल में होगा बलबन का मकबरा। तो बलबन का मकबरे की सबसे प्रमुख खासियत है कि ये तुर्कों ने बनाया है, क्योंकि याद करिए गुलाम वंश से लेकर सैयद वंश के सभी सुल्तान तुर्की सुल्तान हैं, तो तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का उपयोग किया गया बलबन के मकबरे में। बलबन ने ही लाल महल का निर्माण करवाया, और इसी लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक कराएंगे, और इसी लाल महल में एमबीटी भी अपना राज्याभिषेक कराएंगे। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र जो है कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी बना, जो काफी विलासप्रिय था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां हमको पता चलती है कि विलासप्रिय है कैकुबाद, तो इसको हटा दिया जाएगा। फिर इस समय पे जो एक प्रमुख व्यक्ति तुर्कानी चहलगानी में निकल कर आता है, मतलब थोड़ी बहुत जिसकी बखत है, जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है वो कैकुबाद की क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं, और कैकुबाद की हत्या करवाएंगे और स्वयं राजगद्दी पर अधिकार कर लेंगे। थोड़ा सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, दरअसल में याद रखिएगा जो जलालुद्दीन खिलजी हैं ये कैकुबाद नहीं, ये क्यूमर्स की हत्या कराएंगे। किसकी हत्या कराएंगे? ये क्यूमर्स की हत्या कराएंगे,
है ना। और क्यूमर्स की हत्या जैसे ही होगी तो इस तरह से गुलाम वंश जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो आपसे अब अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि चलिए बताइए जरा जल्दी से, आप यहां भी देख सकते हैं ये चीज कि जैसे ही बलबन की मृत्यु हो गई तो उसका जो पोता है कैकुबाद वो उत्तराधिकारी बना, लेकिन वो क्या है, बहुत ज्यादा विलास प्रिय है और उसको आगे चल के लकवा मार जाएगा। तो लकवा मार जाएगा तो कैकुबाद को अलग कर दिया जाएगा। अब जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा क्यूमर्स, और क्यूमर्स जो है वो कैकुबाद का ही 3 साल का बेटा। अब ये 3 साल का कैकुबाद का बेटा क्या रूल करेगा, इसीलिए इसका अंगरक्षक कुछ समय के लिए बनता है जलालुद्दीन खिलजी, और फिर जलालुद्दीन खिलजी जो है वो क्यूमर्स को मारकर गुलाम वंश का अंत कर देता है और खिलजी वंश जो है उसको स्थापित करा देता है। तो इस तरह से यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि चलिए बताइए जरा जल्दी से कि खिलजी वंश की शुरुआत कैसे हुई या खिलजी क्रांति किसे कहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से हुई थी। उस गुलाम वंश को 84 साल में समाप्त कराया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, और उस समय उसकी एज 70 साल की थी, याद रखिएगा। तो 70 साल की एज का व्यक्ति है जलालुद्दीन खिलजी। उसने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को, जो कि 3 साल का था महज, इसको मार दिया और इस तरह से खिलजी वंश की स्थापना की, जिसको मोहम्मद हबीब ने इतिहास में खिलजी क्रांति कहा। तो आपको जो मेन चीज याद रखनी है कि गुलाम वंश के अंतिम शासक जिसका नाम है क्यूमर्स, इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी जाएगी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी जाएगी। इस तरह से अब जब हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, तो जलालुद्दीन खिलजी, जैसे कि आपने अगर पद्मावत मूवी देखी हो तो उसमें जो रजा मुराद का कैरेक्टर प्ले किया है वो किसने प्ले किया है, निश्चित रूप में जलालुद्दीन खिलजी ने ही प्ले किया है। तो 70 साल की एज में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला सबसे वयोवृद्ध शासक, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है जलालुद्दीन खिलजी से वो यही है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी जो 70 साल की एज में शासक बनेगा, ऑब्वियसली सी बात है उसकी नीतियां कैसी होंगी, उदारवादी नीतियां होंगी। और बलबन का एक प्रमुख विश्वास पात्र व्यक्ति होता है मलिक छज्जू। मलिक छज्जू जो होता है ये विद्रोह कर देता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के विरुद्ध में। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी मलिक छज्जू के पास पहुंचता है, विद्रोह का दमन कर देता है और इसको माफ कर देता है। मतलब मलिक छज्जू को माफ करना सुल्तान की उदारवादी नीति थी। इसी तरह से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, शायद आपने सुना भी हो इसके बारे में, सिद्दी मौला नाम का एक ईरानी व्यापारी था जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय पर दिल्ली में आता है, काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगता है। तो इसको जो सुल्तान हैं सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा देते हैं। तो यही जो है पॉइंट, ये सुल्तान की उदारवादी नीति का अपवाद है। तो सुल्तान की उदारवादी नीति का अपवाद जो है वो सिद्दी मौला नामक ईरानी व्यापारी को हाथी के पैरों तले कुचलवा देना। राजकीय आय व्यय के कार्यों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा दीवान वकूफ। तो दीवान वकूफ में यह बताया जाएगा कि कितना पैसा आया, कितना व्यय हुआ, मतलब प्रशासनिक कार्यों में राजकीय आय से संबंधित डिपार्टमेंट होगा दीवान वकूफ। कौन बनवाएगा, याद रखेंगे आप हमेशा, व्यक्ति का नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगर मैं पूछूं तो उस बादशाह का नाम बताइए जिसका रुख हिंदू जनता के प्रति सबसे ज्यादा उदार था। जितने भी दिल्ली सल्तनत में बादशाह हैं उनमें से सबसे ज्यादा रुख हिंदू जनता के प्रति जिनका उदार होगा, निश्चित रूप में वो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और यही जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो हैं, इन्हीं के समय पर 2000 मंगोल जो हैं दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में बसाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोलों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और मंगोलपुरी में इनको बसाया था किसने, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय पे ही, लेकिन इसके जीवन के अंतिम समय में 1296 में इसी का भतीजा है, याद रखेंगे, और भतीजे का नाम है अली गुस्सार्फ। तो अली गुस्सार्फ मतलब जिसको हम इतिहास में आगे कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा जान से बिना पूछे 1296 में ही
देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की टेरिटरी पर आक्रमण कर दिया। हिंदुस्तान में, साउथ इंडिया में मुसलमानों के द्वारा किया गया ये पहला अटैक है। तो हिंदुस्तान में, साउथ इंडिया में मुसलमानों के द्वारा किया गया पहला अटैक किस सुल्तान के समय में और किस सेनापति ने किया? तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जो है वो देवगिरी रामचंद्र देव के अगेंस्ट में हुआ था। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? याद करिए, अली गुस्सार्फ ने, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी है। और इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा रुपया और पैसा मिला, और जब बहुत सारा रुपया पैसा मिला तो फिर दिमाग भी आया। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब जिसका नाम अभी अली गुस्सार्फ है, उसने कहा कि क्यों ना मैं अपने चाचा जान को मारूं और खुद ही तख्तनशी हो जाऊं, क्योंकि उदारवादी दृष्टिकोण से खिलजी परचम ज्यादा लंबा नहीं फहरेगा। तो ये उदारवादी सोच की जरूरत नहीं है। शासन को या सल्तनत को एक नए गर्म जोशी के साथ खून की जरूरत है, जो सल्तनत को लंबी दिशा निर्देश देकर उसे प्रचारित प्रसारित कर सके। तो इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल करवाया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस काम के पीछे जलालुद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति है, जिसका नाम है इख्तियारुद्दीन हूद। उसको अलाउद्दीन खिलजी अपने पाले में कर लेगा और गंगा नदी के तट पर दरअसल में सर कलम कर दिया जाएगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का। और इस तरह से दिल्ली की गद्दी हथिया ली जाएगी अली गुस्सार्फ मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जरिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अपने चाचा जान को मारकर, जी हां, अपने चाचा जान को मारकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर तख्तनशी होने वाला शासक जो है वही है दरअसल में अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन खिलजी सल्तनत को सबसे बेहतर तरीके से प्रचारित प्रसारित करवाया, खिलजी वंश को सबसे ज्यादा नेम और फेम दिलाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम अली गुस्सार्फ है, इसने जैसे ही नॉर्थ इंडिया को जीता, याद रखेंगे उत्तर भारत को जीता, इसने अपने नाम पर एक टाइटल ले लिया, सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि। हालांकि इसके एक दोस्त हैं काजी अला उल मुल्क, उनके कहने पर बाद में इसने सिकंदर ए सानी टाइटल के विचार को त्यागा और दक्षिण अभियान में विजय की तरफ लग गया। बहुत से इतिहासकार इसको सल्तनत का समुद्रगुप्त कहते हैं। मतलब सल्तनत के समुद्रगुप्त से मतलब है कि सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के शासकों को हराकर उनसे दरअसल में बहुत सारा रुपया और बहुत सारा पैसा वसूला। मतलब पहला सुल्तान जिसने साउथ इंडिया तक अपना परचम लहराया, नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो के विचार थे कि दरअसल में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जनता का चरवाहा है, मतलब जनता की भलाई के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर काम करता है। तो ये सारे जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये सब किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्तनत काल में वो सबसे पहला सुल्तान बताइए जिसने भूमि की माप कराई और भूमि की माप करा के फिर टैक्स वसूला, इस प्रोसेस को कहते हैं मसाहत। आंसर अलाउद्दीन खिलजी। और इसी मसाहत को हटाएगा कौन? आगे हम पढ़ेंगे गाजी बेग या गयासुद्दीन तुगलक, और इसके स्थान पर नस्क और बंटाई लेकर आएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए हैं? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए हैं, और इनको रोका है अलाउद्दीन खिलजी के सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति ने, जिसका नाम है गाजी मलिक। तो गाजी मलिक ने 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया है, ऐसा तुगलक नामा ग्रंथ में लिखा गया है। तो तुगलक नामा ग्रंथ में लिखा गया है कि गाजी मलिक ने सबसे ज्यादा 29 मंगोल आक्रमणों को विफल अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में ही किया है, और अलाउद्दीन खिलजी का बहुत विश्वासपात्र व्यक्ति है गाजी मलिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली में कभी भी सुल्तान अपने पास एक बड़ी और परमानेंट 12 महीने की सेना नहीं रखता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान पद के इंपॉर्टेंट को समझा
कि अगर सडनली कोई भी मंगोल या कोई बाहरी शक्ति सडनली एकदम से दिल्ली में पहुंच जाए तो सुल्तान के बचाव के लिए, डिफेंस के लिए तो आर्मी होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए सुल्तान ने परमानेंट आर्मी रखी, और परमानेंट आर्मी रखी और साथ ही साथ उस परमानेंट आर्मी को उसने नगद वेतन दिया। और ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। मतलब दिल्ली में परमानेंट आर्मी रखी और उसको नगद वेतन देने की परंपरा की भी शुरुआत की। मतलब एकता प्रणाली में जिसमें भूमि को वेतन के रूप में दिया जाता था, इस प्रथा को झुठलाया और इसके स्थान पर नगद वेतन देने की परंपरा की शुरुआत कर डाली। अगर मैं आपसे पूछूं कि मंगोल आक्रमण जो बहुत तेजी से हो रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, तो मंगोलों के आक्रमणों से निपटने के लिए सीरी का किला बनवाकर सीरी को अपनी राजधानी बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा पाई जा सके। और इस सीरी के किले की मेजबानी की जवाबदारी ज्यादातर सौंपी गई थी किस व्यक्ति को? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति गाजी मलिक को यह जवाबदारी सौंपी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार तो नहीं किया, याद रखिएगा, अच्छे से देख लीजिए, शायद मैंने गलत स्टेटमेंट बोला। मतलब जो भी खलीफा हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस पृथ्वी पर पैगंबर के जाने के बाद खलीफा ही सर्वोच्च पद है, इसको माना। किसने माना? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन खलीफा की बातें साम्राज्य में एंटर होंगी या खलीफा जैसा बोलेंगे सल्तनत वैसी चलेगी, ये मंजूर नहीं किया। और ना पीर फकीरों और उलेमाओं को इस बात की इजाजत दी कि आपके हिसाब से सल्तनत चलेगी। तो सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया, मतलब खलीफा को इस्लाम में महत्वपूर्ण पद के रूप में सारे मुसलमान सम्मान दे रहे हैं तो मैं भी सम्मान दे रहा हूं, लेकिन खलीफा की बातें या उलेमा वर्ग का प्रशासन में हस्तक्षेप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का कहना था अपने राजत्व सिद्धांत में, राजा का कोई सगा नहीं होता, राजा का सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है और वो होता है उसका सुल्तान। अब यदि मैं बात करूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर कितना वसूला है जनता से, तो आंसर है 50% वसूला है जनता से भू राजस्व। एमबीटी ने भी भू राजस्व जनता से कितना वसूला है? 50%। और जनता ने ये चीजें दी भी हैं। इतना टैक्स जनता ने इसलिए दिया है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जनता की भलाई के लिए कि जो पैसा वो जनता से लेता वही अच्छे कार्यों के लिए जनता के बीच में फिर से पहुंच जाता। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा, जिसको दागो चहस कहते हैं, और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत करी थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि घोड़ा दागने की प्रथा या सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। घोड़ों को भी वेतन दिया जाता था, तो घोड़ों को वेतन दिया जाता था तो उनपे एक मार्क लगा दिया जाता था, एक स्याही लगा दी जाती थी जो 1 महीने में लगभग धुल सी जाती थी, और फिर से घोड़ों को अगले महीने आप लेकर आएंगे तो फिर से छाप लगाकर और घोड़ों का वेतन दे दिया जाएगा। अच्छा, ज्यादातर इस्लामिक जो सोल्जर्स होते थे उनकी दाढ़ी होती थी, मूंछ नहीं होती थी, तो और कदकाठी भी लगभग एक होती थी। तो इस तरह से सैनिकों को डबल डबल वेतन ना मिल जाए या भ्रष्टाचार ना पनपे, इसलिए सैनिकों का पहली बार हुलिया लिखा गया। तो सल्तनत इतिहास में पहली बार सैनिकों का हुलिया लिखा गया नगद वेतन के लिए। तो याद रखेगा कि वो व्यक्ति या वो शासक जो है जिसने सैनिकों का हुलिया लिखा और घोड़ों तक को वेतन दिया, वो भी नगद। आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। लोग जहां रह रहे हैं वो सुल्तान की भूमि अर्थात खालसा भूमि है। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे जो भी उसकी जमीन है, मतलब जो इस जमीन को उसने जीता है साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया की, उस जमीन के लिए उसने वर्ड यूज किया खालसा भूमि। तो खालसा भूमि के अधिकार क्षेत्र में जो भी चीजें आएंगी, तो जो भी लोग आएंगे, चाहे वो महलों में रह रहे हो झोपड़ियों में रह रहे हो, उनको हाउस टैक्स देना होगा। और इसी तरह से जो भी दुधारू पशु जिनके पास हैं वो निश्चित रूप में अलाउद्दीन खिलजी की खालसा भूमि में चरकर निश्चित रूप में पोषण ले रहे हैं। तो भाई इन लोगों को भी, मतलब जानवरों को तो नहीं, जानवरों के जो मालिक हैं, जैसे जिनके पास में पालतू पशु हैं, गाय हो गया, बकरी हो गया, है ना, भैंस हो गया, इन लोगों को दरअसल में चरी कर भी देना पड़ेगा। तो घरी कर और चरी कर वसूलने वाला भी पहला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी।
अब यदि मैं बात करूं कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति है जो महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी व्यक्ति है, तो अलाउद्दीन खिलजी वो सबसे पहला शासक है जिसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी सबसे पहले जोड़ने की कोशिश की। तो यदि आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ा है, तो कौन कौन से अभियान उसने किए हैं और कौन कौन से जो शासक हैं या शासकों से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कौन कौन से अभियानों में किस किस को दरअसल में जीता है, तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में गुजरात को जीता, यहीं से उसको मलिक काफूर मिलता है। रणथंबोर के किले को जीता, जिसमें सबसे पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य हमको मिलता है। पद्मावत जो मूवी आपने देखी वो चित्तौड़ अभियान को लेकर है। मालवा, सिवान और जालौर ये उत्तर भारत की विजय, और उत्तर भारत की इन विजयों से अलाउद्दीन अपने आप की तुलना सिकंदर से करने लगा था, इसलिए उसने सिक्कों पर सिकंदर सानी अंकित कराया और पैगंबर की भांति एक नया धर्म चलाने का उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि जो ये नई रियासतें हैं यहां पर इस्लाम तो ठीक है, मैं जैसा इस्लाम चाहूंगा वैसा इस्लाम चले। हालांकि बाद में ये दोनों जो अवधारणाएं हैं सुल्तान ने त्यागी और साउथ इंडिया की तरफ उसने रुख करना स्टार्ट किया। तो साउथ इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे विश्वासपात्र सेना नायक को भेजा। जी हाँ, आप भी जानते हैं हजार दिनारी जिसको मलिक काफूर कहते हैं, और मलिक काफूर जो हैं वो नुसरत शाह गुजरात अभियान से लेकर आए थे इनको। तो सबसे पहले देवगिरी पर साउथ इंडिया में सबसे पहले अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, देन उसके बाद तेलंगाना, देन होयसल और इसके बाद मदुरै, है ना। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या साउथ इंडिया के राज्यों को जीतता है तो क्या उनको सल्तनत में मिलाया जाता है? ना जी ना, साउथ इंडिया के राज्यों को जीतकर उनको सल्तनत में नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि साउथ इंडिया के राज्यों को जीतकर उनका राज्य उनको वापस कर दिया जाएगा और उनसे टैक्स लिया जाएगा। तो शत्रु भी मित्र है कि नीति अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया को जीतने के लिए दरअसल में क्या की थी, बनाई थी। तो ये आप याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में जो अभियान किए हैं वो कब कब किए हैं और कहाँ किए हैं, ये आपको याद रखना है। और साउथ इंडिया में जो अभियान किए हैं वो कहाँ कहाँ किए हैं और कब कब किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इन्होंने भी अपने दरबार में संरक्षण दे रखा है अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी को। अगर मैं अमीर खुसरो की बात करूं तो इनको तोताए हिंद कहते हैं, निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो इनके गुरु हैं, और अमीर हसन दहलवी जो हैं ये भारत का सादी हैं, हमेशा सिंपल और सादे लिबास में इस्लामिक बातों को दरअसल में ये बोलते रहते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तोताए हिंद किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। 8 सुल्तानों का शासन अमीर खुसरो ने देखा है, और निजामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु हैं उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा है। अच्छा, जो अमीर खुसरो हैं याद रखेंगे उन्हीं ने सितार का आविष्कार किया है, ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा के सहयोग से सितार बनाया था। तबले का आविष्कार किया है अमीर खुसरो ने, कव्वाली का आविष्कार किया है अमीर खुसरो ने, उर्दू का आविष्कार किया है, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू इस्तेमाल करने वाला पहला लेखक भी अमीर खुसरो है। तो अमीर खुसरो से संबंधित ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कुछ स्थापत्य कृतियां भी बनाई हैं, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का अलाई दरवाजा बनवाया था। ये दिल्ली का अलाई दरवाजा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार कहलाता है। हजार खंबा महल बनवाया था जिसमें आगंतुकों के ठहरने के लिए दरअसल में व्यवस्था थी। हौज खास, और हौज खास दरअसल में याद करिए एक दरअसल में तालाब था जिससे पेयजल निकासी और पेयजल व्यवस्था जो है वो दरअसल में सबको कराई जाती थी। और जमायत खाना मस्जिद मतलब इस्लामिक शैली में बनी सबसे पहली मस्जिद, क्योंकि गैर इस्लामिक शैली में बनी सबसे पहली मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे पहली तुर्कों द्वारा बनाई गई मस्जिद है जिसको कहते हैं कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, और गैर इस्लामिक शैली में बनी पहली मस्जिद भी वही है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, लेकिन इस्लामिक शैली में बनी पहली मस्जिद है जमायत खाना मस्जिद, तो जिसके बारे में आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इसके बारे में आपसे चीजें अगर कभी भी पूछी जाएंगी तो। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है
तो झत्यपाली और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के मदद से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है सिहाबुद्दीन उमर। तो सिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया गया, मलिक कफूर उनका संरक्षक बना। कुछ समय बाद मलिक कफूर ने 6 साल के सिहाबुद्दीन उमर को लुढ़का दिया, जिसको एमपीपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बना, सिहाबुद्दीन उमर। फिर मलिक कफूर शासक बन गया, 35 दिन तक उसकी दरअसल में सल्तनत चलेगी, और फिर वो खिज्र खां को कैद करवा देगा और मुबारक शाह खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, इसकी आंख निकलवाने के लिए भेजेगा। याद रखेंगे, तो मुबारक शाह खिलजी, जो सैनिक उसकी आंख निकालने के लिए आए थे मलिक कफूर के कहने पर, अब मुबारक शाह खिलजी उल्टा उनको और रुपए और लालच देकर मलिक कफूर को ही मरवा देता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अब जो शासक बनता है सिहाबुद्दीन उमर के बाद मलिक कफूर 35 दिन का शासक, एंड देन उसके बाद शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी। तो ये मुबारक शाह खिलजी जो है, ये याद रखेंगे आप, ये अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा है, लेकिन थोड़ा सा पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि सबसे पहला स्टेटमेंट ये आपको बता रहा है कि इसने अपने सिक्कों से, इसने अपने खुतबे से खलीफा शब्द हटा दिया और मैं ही खलीफा हूं, इस तरह का स्टेटमेंट सल्तनत में बोलना स्टार्ट किया। तो सल्तनत कालीन इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक मुबारक शाह खिलजी ही है, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, मलिक कफूर को मारकर जो शासक बना, उसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया, जो उसकी मानसिक विक्षुब्धता बताता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह भी मुबारक शाह रंगीला की तरह है। उत्तरवर्ती मुगल काल में यदि हम देखें तो लेडीजों के वस्त्र पहनकर आ जाता था, है ना। तो ये इसकी मानसिक विक्षुब्धता जो है वो इस तरह की थी, जिस वजह से इसने स्वयं को ही खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इसके समय की एक सबसे अच्छी चीज ये है कि इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए एक पद सृजित किया था, जिसको हम कहते हैं नायब ए ममलिकात। और नायब ए ममलिकात के पद पर इसने सबसे पहले जिस व्यक्ति को बिठाया, वो व्यक्ति हाल ही में इस्लाम धर्म में आया था, मतलब हिंदू धर्म से हाल ही में उसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, मलिक खुसरो या खुसरो मलिक, जो कि गुजरात का एक हिंदू था जिसने हाल ही में इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, और उसी को मुबारक शाह खिलजी ने, याद रखेंगे, बनाया था नायब ममलिकात। तो पहला नायब ममलिकात कौन है? खुसरो शाह। किसने ये पद सृजित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि खुसरो शाह ने 1320 में मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं जो है सुल्तान बन गया। जैसे ही मुबारक शाह खिलजी की हत्या होती है और खुसरो मलिक शासक बन जाता है, सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी या असंतोष जिसके मन में है उसका नाम है गाजी मलिक। गाजी मलिक ने तत्काल ही खुसरो शाह के खिलाफ एक्शन लेने का सोचा, लेकिन अभी उसके पास पावर नहीं थी, क्योंकि खुसरो शाह ने पूरे दरबारियों को अपने साइड कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं गाजी मलिक के दिमाग में यह चीज जरूर चल रही थी कि खुसरो मलिक जो व्यक्ति है, याद रखेंगे, जिसको खुसरो शाह भी हम कह सकते हैं, उसने दरअसल में मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके गलत किया। और तो और जो ये खुसरो शाह हैं, जिसको हम खुसरो खां भी कहते हैं, इसने अलाउद्दीन खिलजी के पूरे परिवार को नष्ट कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गाजी मलिक के दिमाग में यह चीज जरूर चल रही है कि खुसरो शाह को समाप्त करना ही करना है। लेकिन खुसरो शाह जो है, इससे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं आप खुद देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अंतिम नायब ममलिकात कौन है? याद रखेंगे, अंतिम नायब ए ममलिकात। यहां एक चीज थोड़ी सी मेरे को बतानी है। मुबारक शाह खिलजी ने दरअसल में नायब ममलिकात का पद नहीं बनाया था। नायब ममलिकात का पद पहली बार बनाया था बहराम शाह ने, और इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को पहला नायब ममलिकात बनाया था। मुझे बताना था ये कि जो अंतिम नायब ममलिकात है ये खुसरो शाह है, और फिर नायब ममलिकात पद इसके बाद हमेशा समाप्त हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अंतिम नायब ममलिकात कौन है? नसरुद्दीन खुसरो शाह।
खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली, क्योंकि जैसे ये व्यक्ति सुल्तान बनकर बैठा तो इस्लामिक लोगों ने नारे लगाए कि इस्लाम खतरे में है ना, या इस्लाम का कोई दूसरा सुल्तान ढूंढिए। तो इसने कहा कि भाई मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं तो पैगंबर का सेनापति हूं। तो इस तरह से इसने अपनी जो है वो श्रद्धा मुसलमानों के हक में दिखाने की बात की, और इसी वजह से उसने राजकोष खोल दिए और गरीब मुसलमानों को भर भर कर पैसा बांटा। संत निजामुद्दीन औलिया जो उस समय के बड़े पीर थे, उनके पास भी 5 लाख टंका राशि पहुंचती है, और वो भी खुसरो शाह को अपना नैतिक समर्थन देते हैं कि ठीक है, तुम पहले हिंदू थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तुम इस्लाम में आ चुके हो तो तुमको इस्लामिक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब खुसरो शाह का जो है, खुसरो शाह का ने अपना पूरा का पूरा जो है वो ट्रस्ट किसको दिया, निजामुद्दीन औलिया को, और निजामुद्दीन औलिया ने भी अपना पूरी तरह से ब्लेसिंग और समर्थन किसको दिया, नसरुद्दीन खुसरो शाह को। और फाइनल में अब अगर मैं बात करूं तो जो गयासुद्दीन तुगलक है, हालांकि जिसका नाम गाजी मलिक है, वो तिलपत के समीप नसरुद्दीन खुसरो को मौत के घाट उतार देगा। और इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, खुसरो शाह या खुसरव शाह भी बोलते हैं, तो खुसरो शाह जो है तिलपत के समीप इसकी हत्या कर दी जाएगी। याद रखेंगे ये चीज आप, तिलपत के समीप इसकी हत्या कर दी जाएगी। और इस तरह से खुसरो शाह की हत्या जब कर दी जाएगी तो अब जो नया शासक बनेगा वो कौन बनेगा, गाजी मलिक बन जाएगा। और जैसे ही गाजी मलिक बनेगा तो वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश को स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से अब हम जब स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट तो निश्चित रूप में, या इसी के जस्ट बाद भी हम अटैच कर सकते हैं, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे तुगलक वंश। थैंक यू।